नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। रात के 9:30 का है 7 और आइए करते हैं टीईटी एग्ज़ाम की बात। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं यूपी टीईटी और सी टेट की तैयारी तो हमारा स्टडी फॉर विन चैनल है सभी चैनल्स पे भारी। यहाँ पर आपको डेली 2 टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जा रही है रेगुलर बेसिस पर। 7:30 बजे और 9:30 बजे 2 टाइम बिल्कुल भी मत भूलिए, आप इसको याद रखिए। 7:30 एंड 9:30। 7:30 पर सर का साइलेंट मॉक टेस्ट है, 9:30 पर मेरी टारगेट टेस्ट सीरीज़। आज जो टेस्ट सीरीज़ है वो है आपकी बाल विकास प्रश्नोत्तर, जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बाल विकास प्रश्नोत्तर की यानी कि पेडागोजी की हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके टीईटी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसलिए वीडियो को रेगुलर देखिए, एक भी वीडियो मिस मत करिए। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है सी टेट और यूपी टेट की तैयारी के लिए, वो उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। नंबर है आपका 9496369356। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और प्रोसीजर जान सकते हैं कि कैसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। केवल 200 रुपीज़ आपका चार्ज है। अदर जो कोई भी आपको प्रिपरेशन कराते हैं वो 500, 1000 या इससे ज़्यादा भी चार्ज लेते हैं। और बीच बीच में भी उनके नोट्स एंड पीडीएफ्स के काफ़ी चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो वो पहले रिवील नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको केवल 200 रुपीज़ वन टाइम आपकी फ़ीस है और आपको सारे स्पेशल नोट्स एंड पीडीएफ दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाइए और रेगुलर डिस्कशन का पार्ट बनिए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी बाल विकास प्रश्नोत्तर की टेस्ट सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है कि, चारों में से राइट आंसर बताना है। वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है, वह अपने ज्ञान को भली भांति समझता है, उसने सैद्धांतिक रूप से ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, उसने ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, ठीक है। तो बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार का प्रमाण यानी ये कब पता चलेगा कि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो चारों में से राइट ऑप्शन बताना है आपको। तो राइट जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, ओके। वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। अगर वो कोई भी चीज़ सीख लेता है, उसी चीज़ की उसको नॉलेज हो जाती है, तो वो उस नॉलेज का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। तो ये प्रमाण है कि उसे ज्ञान का पूर्ण अधिकार हो गया है, या जो भी कुछ उसने सीखा है उसने पूर्ण सीख लिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है, ठीक है। बताना है कि कौन सा अशैक्षिक कारक है जो बालक की शैक्षिक उपलब्धि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। बालक की प्रेरणाएं, बालकों की संवेगों से मुक्ति, विद्यालय के बाहर बालक के उत्तरदायित्व या स्वाध्याय की आदतें। तो राइट जो है आंसर वो है आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी बालक की प्रेरणाएं। बालक की प्रेरणाएं बालक की जो शैक्षिक उपलब्धि है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड है आपका, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है ये कथन। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका जो संबंध होता है या उसके जो सीखने का जो बल होता है वो क्या दृढ़ हो जाता है। तो थॉर्नडाइक का नियम है, किस नियम पर आधारित है यह बताना है। तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, अभ्यास के नियम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक के जिस नियम पर आधारित आपका ये स्टेटमेंट है वो है आपका क्या, ऑप्शन 3, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम पर आधारित है कि कोई भी चीज़ अगर आप बार बार दोहराएंगे तो धीरे धीरे उसमें आप क्या, परफेक्ट हो जाएंगे, वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आने लगेगी। तो थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम का ये कथन है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, एक बालक ने एक बिजली को डंडे से मारकर भगा दिया। एक बिल्ली को, बिजली मिसप्रिंट है, एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो बताना है कि वो क्या करेगी। अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना, संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना, या प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। तो
इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। ठीक है, यानी बिल्ली को एक बालक ने डंडे से मार के भगा दिया, अब जब भी बिल्ली बालक को देखेगी तो वो बालक को देखते ही पुनः भाग जाएगी। ठीक है, भले ही बालक के हाथ में डंडा हो या ना हो, बालक को जैसे ही देखेगी वो भाग जाएगी। तो ये संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखने पर आधारित है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, स्वधारणा, अभिप्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। तो जो कारक किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ा देता है या घटा देता है उसे कहा जाता है आपका अभिप्रेरणा, ऑप्शन 3। ठीक है, अभिप्रेरणा उसको कहते हैं। अभिप्रेरणा की वजह से ही बालक किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित होता है या हतोत्साहित होता है। ओके, तो अभिप्रेरणा आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 3। सिक्स क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। मनोविज्ञान की दृष्टि से आपको सीखने का अर्थ बताना है कि क्या है। विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु को रट लेना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना या व्यवहार में गिरावट। तो जो राइट है आपका ऑप्शन वो है ऑप्शन 3। ओके, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है वो है व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ रहा है, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते जाएंगे आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता जाएगा। ठीक, तो साइकोलॉजी में जो सीखने का अर्थ है वो है कि आपके बिहेवियर में टाइम टू टाइम चेंजेशन। ओके, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेवन क्वेश्चन है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार निम्न में से कौन सी समस्या पैदा होगी? ये आपको बताना है कि कौन सी समस्या हो जाएगी। कोई समस्या पैदा नहीं होगी, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, अनुशासनहीनता पैदा होगी। ठीक है, यानी कि अगर स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यों में ही व्यस्त रखा जाए तो कौन सी समस्या पैदा होगी ये बताना है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, अनुशासनहीनता पैदा होगी। ठीक है, अगर आप हमेशा उनसे शिक्षण कार्य कराते रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं कराएंगे, कोई गेम्स नहीं कराएंगे, उन्हें कोई क्रिएटिविटी नहीं सिखाएंगे तो क्या धीरे धीरे क्या अनुशासनहीनता पैदा होगी, वो शैतानी करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे और क्या सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक, यानी अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आपको मतलब बताना है। बालक पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है, अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है, ज्ञान को वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। तो अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय बताइए कि बालक क्या करता है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, ज्ञान को वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। यानी अंतर्भूत अभिप्रेरणा से, यानी जब उसके अंतरात्मा से वो प्रेरित हो जाता है, अपने इंटरनली मोटिवेट होता है, तो वो क्या नॉलेज को गेन करने के लिए बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही लगन से पढ़ाई करता है, बहुत ही मन लगा कर। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्न में से किसने सबसे पहले किया था? यानी अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था ये बताना है। वॉटसन, स्किनर, वर्दाइमर या थॉर्नडाइक। तो सबसे पहले जिसने अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि का सिद्धांत को प्रयोग किया था वो थे आपके थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत को, जो आपका अधिगम से संबंधित है, इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। तो फोर्थ ऑप्शन थॉर्नडाइक इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालकों में अंतर्दृष्टि कैसी होती है? यानी अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत आपको पता है उसके अनुसार आपको बताना है कि अंतर्दृष्टि कैसी होती है, आकस्मिक, धीरे धीरे, अनिश्चित या इनमें से कोई नहीं। तो इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि जो होती है वो होती है आपकी क्या आकस्मिक, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, आकस्मिक होती है आपकी अंतर्दृष्टि। बालकों में जो भी अंतर्दृष्टि होती है वो होती है आपकी आकस्मिक।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी विशेषता अच्छे प्रश्नों की नहीं है। प्रश्नों का स्पष्ट होना, प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, प्रश्नों का विशिष्ट होना, प्रश्नों का सउद्देश्य होना। तो बताइए कि कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 2, यानी प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना। प्रश्नों में क्या निश्चितता होनी चाहिए, निश्चित प्रश्न होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, नहीं, इतने क्वेश्चन होने चाहिए कि बच्चों का जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, वो पूरी तरीके से हो सके, पूरी जो लेसन है उसको वो कवर करें। तो प्रश्नों की निश्चितता होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो ये अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। 12th है आपका, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्यपुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण या उत्सुक माता पिता। तो अधिगम के विकास के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए जिससे बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले? तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। ओके, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण होना चाहिए, यानी जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सीखने के लिए तत्पर हो जाएं, बच्चों में लगन पैदा हो सीखने के लिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित पुनर्बलन सिद्धांत की विचारधारा यह है कि, यानी स्किनर ने जो अपना पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था उसके अनुसार बताना है कि उनकी क्या विचारधारा थी। सही उत्तर पर पुनर्बलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना और बढ़ जाती है। व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, पहले नहीं, ए एवं बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है, यानी ए एवं बी दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो स्किनर के पुनर्बलन सिद्धांत से रिलेटेड है, यानी दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो पुनर्बलन सिद्धांत में स्किनर ने अपने बताए थे। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? नैतिकता को शिक्षक अति आवश्यक चीज समझे। शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए। शिक्षक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो व छात्रों को भी नैतिक बनाए। तो बताइए नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो जो सही दृष्टिकोण होना चाहिए वो है आपका ऑप्शन 4, यानी शिक्षक का क्या, शिक्षक स्वयं भी नैतिक बने और अपने छात्रों को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी ये पाठ पढ़ाए कि वो भी नैतिक बने। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है। आपको बताना है कि शिक्षक की भूमिका क्या रहती है छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में। समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना, या ये सभी। तो बताइए कि छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में शिक्षक की प्रायः क्या भूमिका रहती है? तो ऑप्शन 4, यानी ये सभी जो उपरोक्त कथन आपको दिए गए हैं 1 2 3 ऑप्शन में, ये सारी ही भूमिकाएं शिक्षक की रहती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारण क्या होता है? ठीक है, बताना है कि एक तिरस्कृत बालक, यानी बालक को जब डांट दिया जाता है, उसका तिरस्कार कर दिया जाता है, तो उसकी समस्या का प्रमुख कारक क्या है? परिवार का निम्न आर्थिक स्तर, बालक में झूठ बोलने की आदत, बालक के द्वारा कानून की अवहेलना, या माता पिता की आपसी लड़ाई। तो बताइए कि तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो वो है आपका ऑप्शन 4, माता पिता की आपसी लड़ाई से बालक के अंदर क्या एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से वो सही तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाता। ये साइकोलॉजिकली उसे इफेक्ट करती है और उसके प्रोग्रेस में, उसकी ग्रोथ में इफेक्ट करती है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सबसे मेन कारण है इस प्रकार की समस्या का। क्वेश्चन नंबर 17 है, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथक्करण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय है। अतिरिक्त कक्षा योजना, विशेष कक्षा योजना, विशेष विद्यालय योजना, या आवासीय विद्यालय योजना। यानी विशिष्ट बालकों के लिए पूर्ण पृथक्करण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय आपको चारों में से बताना है, कौन होगा? तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, आवासीय विद्यालय योजना।
आवासीय विद्यालय योजना होनी चाहिए पूर्व पृथक्करण शिक्षा व्यवस्था के लिए। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन उपाय है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। बालक की याद करने की योग्यताओं में वृद्धि, बालक की सामाजिकता में विकास, बालक के द्वारा स्व अनुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता, या चौथा उनकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। तो बताइए कि किसी बालक में जब मानसिक विकास होने लगता है तो उसका क्या परिणाम होता है। तो ऑप्शन क्या, थर्ड आपका करेक्ट है। यानी बालक जो कुछ भी करता है उससे अपने स्व अनुभवों से सीखता है वो, और फिर धीरे धीरे उन्हें उन चीज़ों में बदलता है जिससे वो क्या आगे और अच्छा कर सके, अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को लाभ प्राप्ति हेतु बना सके। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी बालक में शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है। यानी कोई भी बालक अगर शैक्षिक तरीके से पिछड़ा है तो उसकी पहचान के लिए सबसे अनिवार्य तत्व क्या है ये बताना है। आनुवंशिकता की जांच, वातावरण का प्रभाव, बुद्धि परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए जो अनिवार्य तथ्य है वो है आपका बुद्धि परीक्षण। ओके, ऑप्शन 3 इज राइट। बुद्धि परीक्षण करके आप ये पता लगाएंगे कि किस बालक को जो उसका बेस है या जो उसका पूर्व ज्ञान है वो उसे कितना नॉलेज है और किस तरीके से आपको उसे आगे बेहतर करना है। तो बुद्धि परीक्षण सबसे अनिवार्य तत्व है। और लास्ट क्वेश्चन है आज की टेस्ट सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 20, किसी बालक में पिछड़ेपन का कारक नहीं है या पिछड़ेपन का कारण नहीं है। शारीरिक, स्वभाव संबंधी, वंशानुक्रम, या राजनीतिक। तो जो बालक में पिछड़ेपन का कारण नहीं है, आपको बताएं जो कारण नहीं है वो है आपका क्या, ऑप्शन फोर्थ राजनीतिक। यानी राजनीति से बालक के पिछड़ेपन का कोई मतलब नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन जो राजनीतिक है वो आपका करेक्ट है। और ये रही आपके 20 क्वेश्चंस की आपकी आंसर सीट। ओके, तो ये थी आज की हमारी 20 क्वेश्चंस की बाल विकास प्रश्नोत्तर की टेस्ट सीरीज। ये जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं सभी आपके टीईटी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड डेली जो भी टेस्ट सीरीज आपको बताई जा रही है, चाहे सर का साइलेंट मॉक टेस्ट हो या मेरी टारगेट टेस्ट सीरीज हो, वही क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं जो आपके टीईटी एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसलिए वीडियोज़ को रेगुलर देखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कभी कभी कुछ टेक्निकल एरर से नोटिफिकेशन नहीं आता है तो 7:30 और 9:30 दो टाइम को याद रखिए और वीडियोस को देखिए, वीडियोस को मिस मत करिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर मैंने आपको बताया, उस नंबर पर कांटेक्ट करके जल्दी से जल्दी टेलीग्राम के सीटेट के और यूपीटीईटी के स्पेशल ग्रुप से आप जुड़ जाइए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक और नई टेस्ट सीरीज़ के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, शुभ रात्रि, नमस्कार।